Hello, my dear students. Welcome to all of you at Easily English Solution, an easy way of learning. तो इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का 4.2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी पॉइंट्स हैं सबको हम लोग पढ़ चुके हैं, और यदि आप उन वीडियोज़ को वॉच नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि उन सारे वीडियोज़ के लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। देखिए, इटली किस प्रकार से राष्ट्र राज्य बना, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आप पढ़ लिए हैं कि जर्मनी किस प्रकार से राष्ट्र राज्य बना। यानी छोटे छोटे राज्यों में बहुत सारे जो यूरोप के देश थे सभी बटे हुए थे, और अलग अलग देशों के राजा आकर के और उन देशों पर राज करते थे, छोटे छोटे राज्य बना करके अपना अपना। तो किस प्रकार से नेशनलिज्म के परिणाम स्वरूप लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, डिमांड किया, और अंततोगत्वा इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक एक करके जो सभी देश हैं नेशन स्टेट में बदलने लगे, नेशन स्टेट होने लगे। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन, जर्मनी किस तरह से नेशन स्टेट बना, वहाँ जो 39 स्टेट्स थे और किस प्रकार यूनिफाई होकर के और एक नेशन स्टेट बन गया, प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग इटली किस प्रकार से नेशन स्टेट बना इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इटली भी जो था जर्मनी की तरह ही, इसका भी बहुत लंबा इतिहास रहा है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का, यानी राजनीतिक रूप से टुकड़े टुकड़े हो चुका था इटली भी, और बहुत लंबे समय से यह बटा हुआ था छोटे राज्यों में। जो इटालियन थे वे बहुत सारे डायनास्टिक स्टेट्स में अलग अलग राजवंश के राजाओं के राज्य में बटे हुए थे, और वो भी राजा मल्टीनेशनल थे, अलग अलग देशों के थे, और या हब्सबर्ग एम्पायर वाले कब्जा किए थे इटली के कुछ पार्ट पर। अब ये बात कब की है, तो ये बात है मिडिल 19th सेंचुरी की। उस दरमियान इटली जो था 7 राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन 7 राज्यों में तो बटा हुआ था, और उनमें से 6 राज्य पर दूसरे ही देश के राजाओं का शासन था। सिर्फ एकमात्र सार्डिनिया पिडमोंट ही राज्य था जिसके ऊपर की इटली के राजा राज करते थे, इटालियन प्रिंसली हाउस के राजा। अब सोचिए कि अधिकांश क्षेत्र पर दूसरे देश के राजाओं का ही राज था। उत्तर में ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग्स राज करते थे, और इसके सेंटर में बीच में पोप का राज था, चर्च के फादर का। और इटली के दक्षिणी क्षेत्र में बर्बन डायनेस्टी के राजा थे स्पेन के, उनका शासन चलता था। अब इटली इस प्रकार से फ्रेगमेंटेड था, टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ तक कि इटालियन लैंग्वेज भी जो था वह भी एक कॉमन फॉर्म में, एक जैसे रूप में नहीं बोला जाता था पूरे देश में। तो बहुत सारे वहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस थे, क्षेत्रीय भाषाएं थी, लोकल वेरिएशन के अलग अलग टोन, अलग अलग वेरिएशन था, और उन्हीं भाषाओं को बोला जाता था पूरे देश में। यानी एक फॉर्म में इटालियन भी नहीं बोला जाता था। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी यूनिफिकेशन का फैक्टर था ही नहीं। अब देखिए क्या हुआ। 1830s के दौरान जुसेपे मेजनी, जो कि बहुत ही फेमस क्रांतिकारी थे, उन्होंने प्रयास किया और अपना बहुत ही शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, यानी इटालियन रिपब्लिक बनाने का। और वो तो रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने क्रांति किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके लिए वास्तव में सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया था उन्होंने, यंग इटली नाम का एक संस्था बनाए थे, क्रांतिकारी संस्था।
अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए। लेकिन उनका लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सका था। देखिए कब कब प्रयास किए। एक बार तो उन्होंने प्रयास किया 1831 में और एक बार 1848 में, लेकिन दोनों बार वो बेचारे फेल हो गए। और अब तो सार्डिनिया पिडमोंट के जो राजा थे, जिनका कि नाम था विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ऊपर ही हमने बताया कि सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट ही वो राज्य था जिसके ऊपर इटली के राजा का शासन था। तो कुल मिलाकर अब उन्हीं का जिम्मा आ गया कि इटली को यूनिफाई करें, इटली को एक करें। और एक करने का सिर्फ एकमात्र तरीका वार था, सिर्फ युद्ध ही था, क्योंकि बिना युद्ध लड़े वो जो अन्य देश के राजा आकर वहाँ राज कर रहे थे वो हटने वाले तो थे नहीं। अब देखिए इटली जो था, जो भी राजा वहाँ राज करते थे, सबके नज़र में यही था कि यदि यह यूनिफाई हो जाए और इटली के यूनिफाइड रीजन पर, यानी पूरा एक राज्य बन जाए बड़ा, और उस बड़े क्षेत्र पर किसी एक राजा का यदि शासन हो तो वह बहुत ही वेल्दी राज्य बनेगा, बहुत ही धनी राज्य बनेगा, और वो राजा भी बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है क्षेत्र बड़ा हो जाएगा और उसको बहुत सारे सुविधाएं मिल जाएंगी, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगी। तो सबकी यही मंशा थी कि इटली को यूनिफाई करें और हम राजा बने, या लड़कर अन्य राज्यों को जीत लें और इस प्रकार से अपने क्षेत्र का विस्तार करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इटली के क्षेत्रों पर शासन स्थापित करें। यह सबका सपना था। अब देखिए आगे क्या होता है। वास्तव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट से की बात करें या पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात करें, यानी कहने का मतलब ऊपर ही मैंने बताया कि आर्थिक रूप से भी संपन्न राज्य होगा यूनिफाई होने के बाद, और राजनीतिक रूप से भी वह जो राजा होगा उसका वर्चस्व होगा, जिसका भी उतने बड़े क्षेत्र पर शासन होगा। तो अब कैसे यूनिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, विक्टर इमैनुअल सेकेंड के चीफ मिनिस्टर, उनका नाम था काउंट डी कैवोर। काउंट डी कैवोर नाम था, यहाँ पे शॉर्ट नाम दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया, इटली के क्षेत्रों को यूनिफाई करने के लिए आंदोलन छेड़ा। वास्तव में वह न तो कोई क्रांतिकारी थे और न ही डेमोक्रेट थे, यानी न तो लोकतंत्र को चाहने वाले थे और न ही क्रांतिकारी थे। अन्य जो दूसरे धनी वर्ग थे यूरोप, वहाँ इटली के, उन्हीं की तरह यह भी थे और शिक्षित थे, और वास्तव में उन्हें तो सबसे अच्छा फ्रेंच बोलने आता था। फ्रेंच जितना अच्छा बोलते थे उतना अच्छा इटालियन बोलते भी नहीं थे। तो उन्होंने किस प्रकार से आखिर यूनिफाई कराया इटली को। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस स्थापित किया फ्रांस के साथ, यानी कूटनीतिक रूप से फ्रांस के साथ संधि किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। और सार्डिनिया पिडमोंट जो राज्य था, आखिर ऑस्ट्रिया के फोर्सेस को 1859 में हराने में सफल हो गया, फ्रांस की सेना की सहायता से, और अपनी भी इनकी सेना थी, और 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। ऑस्ट्रिया का भी राज्य था, वहाँ पर वो लोग भी राज करते थे। अब इसके बजाय क्या हुआ, तो रेगुलर जो वहाँ ट्रूप थी, बहुत ही ज़्यादा संख्या में आर्म्ड वॉलेंटियर, यानी क्रांतिकारी, हथियारबंद क्रांतिकारी, ये भी जुड़ गए इनके क्रांति में, और इस प्रकार से इनकी अपनी रेगुलर सेना जो है तैयार हो गई। और वो जो क्रांतिकारी जुड़े थे जूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, उन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया और इटली के यूनिफिकेशन में साथ देने लगे। 1860 में क्या हुआ, 1860 में वे लोग दक्षिण की तरफ मार्च किए। इटली के दक्षिणी भाग में दो राज्य थे सिसिली में, सिसिली इटली का ही एक क्षेत्र है, तो दो सिसिलियन स्टेट थे।
और उन क्षेत्रों को भी जुसेपे गैरिबाल्डी के क्रांतिकारी वॉलेंटियर्स और विक्टर इमैनुअल सेकेंड की सेना की सहायता से, और वहाँ पर भी उन दो सिसिलियन राज्य में जो लोकल पीजेंट्स थे उन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया इन लोगों के सेना के साथ, क्योंकि वो भी जो स्पेन के राजा थे, वहाँ जो रूल करते थे, उनको ड्राइव आउट करना चाहते थे, वहाँ से भगाना चाहते थे। वहाँ के किसान वो भी तंग आ गए थे। तो जब उन लोगों ने देखा कि ये लोग इटली को यूनिफाई करना चाहते हैं, विक्टर इमैनुअल की सेना, और जुसेपे गैरिबाल्डी भी साथ में थे, तो जुसेपे गैरिबाल्डी के चलते उन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया, और इस प्रकार से इनकी सेना बहुत मजबूत हो गई। और 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को पूरे यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। और अब वहाँ के जो जनता थी इटली की, वहाँ की पूरे के पूरे पॉपुलेशन, अधिकांश मतलब पॉपुलेशन इलिटरेट थी। उस टाइम पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अब इन लोगों को यह पता था ही नहीं कि यह लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, उदार राष्ट्रवादी तरीका क्या है। यानी उदारवादी राष्ट्रवादी ही थे जो भी लिबरल लोग थे और नेशनलिस्ट थे, उन्हीं का आइडियोलॉजी था प्रत्येक देश को यूनिफाई करने का। तो इसके बारे में उन लोगों ने भी सुना अवश्य था, लेकिन जानते कुछ नहीं थे कि यह है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो लोग इलिटरेट थे। ऊपर ही आपने सुना। तो गैरिबाल्डी के चलते वे लोग साउदर्न इटली में सपोर्ट तो किए, यानी कंट्री को यूनिफाई करने के लिए। अब ये जो रिपब्लिक बना इटली का पूरा यूनिफाई होकर, इसका नाम रखा गया इटालिया। तो इटालिया के बारे में तो जानते ही नहीं थे, वे लोग इसे ला टालिया कहना शुरू कर दिए। वास्तव में ला टालिया जो था विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम था, और इसी नाम से ये लोग इसे पुकारना शुरू कर दिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगले वीडियो में हम लोग, चूँकि मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ ड्यूरेशन, 4.3 लंबा ड्यूरेशन वाला वीडियो पीछे डाला गया है, 45 मिनट तक का वीडियो है, तो इसलिए अब लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये लास्ट वीडियो अब होगा और जल्द इसके साथ ही रिलीज़ किया जाएगा तुरंत। और 4.3, तो 4.3 द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन रहेगा, और इसके बाद चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप उसे भी ज़रूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।